गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़े थे और आर्थिक नियोजन की क्या विशेषताएं थी, उस विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। आज हम लोग आर्थिक प्रणाली के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि देश में जो है आर्थिक प्रणाली किस प्रकार है, यानी कि काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली के प्रकार। आर्थिक प्रणाली के प्रकार। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली के प्रकार क्या है? तो देखिए, प्रत्येक देश के 3 आधारभूत समस्याओं के प्रश्नों को ढूंढने के लिए ये 3 प्रश्न होते हैं। किसी भी देश के आधारभूत समस्याओं के प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए ये 3 प्रश्न होते हैं। तीन प्रश्न कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जाने। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न है कि देश में कौन सी वस्तु एवं कौन सी सेवाओं का उत्पादन किया जाए। जो सबसे पहला प्रश्न होता है, यह समस्या होती है देश के आर्थिक प्रणाली को सही ढंग से संचालित करने के लिए कि देश में कौन सी वस्तु और कौन सी सेवा का उत्पादन किया जाए। इसके बाद दूसरी क्या समस्या होती है कि ये वस्तु एवं सेवाएं जो है किस प्रकार उत्पादित की जाए। जो वस्तु एवं सेवा उत्पादित हो रही है उसको किस प्रकार उत्पादित की जाए। तीसरा प्रश्न होता है कि उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को विभिन्न लोगों के बीच किस प्रकार वितरित की जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश को, या हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी दशा में किसी एक स्थिति को अपनाना होता है, या किसी भी देश के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी देश किसी एक स्थिति को अपनाता है, वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यानी ये बाजार स्वतंत्र होती है। इसको इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसको सोशियोलिज्म इकोनॉमी कहते हैं। इसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो यानी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रत्येक देश को इसमें से किसी एक अर्थव्यवस्था को चुनना होता है। किसी भी देश के आर्थिक प्रणाली को
सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में से किसी एक अर्थव्यवस्था को चुनना होता है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। इसमें सरकार का अधिकार नहीं होता है, जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो नहीं होता है। इसमें दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति का जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था होती है। जैसे वर्तमान समय में अगर भारत देश के संदर्भ में देखा जाए तो जो पेट्रोल और डीजल के कीमतों का जो निर्धारण होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुले बाजार के द्वारा, यानी कि उस पर सरकार का वर्चस्व नहीं होता है, सरकार का अधिकार नहीं होता है और वो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था होती है। यानी कि पूंजीपतियों का अधिकार होता है और पूंजीपति जो है अधिकतम अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र यानी उत्पादन के साधनों पर पूरे सरकार का अधिकार होता है, उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट सेक्टर। यानी उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार पूरे समाज, पूरे देश के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है। अब तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पूंजीपति और सरकार, समाजवादी को सरकार भी कहते हैं, सरकारी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार शामिल होती है सिर्फ। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और सरकार दोनों शामिल होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहती है। यानी जहाँ पे उत्पादन के साधनों के ऊपर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सरकार का भी अधिकार है और किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता और महत्व।
आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। अब इसमें पिछड़े या अर्धविकसित देशों में आर्थिक नियोजन का बड़ा महत्व होता है। जो अल्पविकसित या विकासशील या पिछड़े देश है, उस देश में आर्थिक नियोजन का बहुत बड़ा महत्व है। एक रॉबिन्स अर्थशास्त्री हैं, रॉबिन्स अर्थशास्त्री है। इनके सेंटेंस को मैं लिख दे रहा हूँ। आर्थिक नियोजन हमारे इस युग की आर्थिक नियोजन हमारे इस युग की औषधि है। रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स एक प्रख्यात अर्थशास्त्री है, उनके अनुसार आर्थिक नियोजन हमारे इस युग की औषधि है। जैसे औषधि का मतलब क्या होता है? जो व्यक्तियों को, लोगों को स्वस्थ होने में कारगर होती है। उसी तरीके से किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, विशेषकर अल्पविकसित पिछड़े देशों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन उसी औषधि की तरह काम करता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब किसी भी देश के आर्थिक पिछड़ेपन का जो कारण होता है वो आर्थिक नियोजन होता है। पहला, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। यानी पिछड़े या अल्प विकसित देशों में जो साधन होते हैं उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उत्पादन कम होते हैं, इसलिए देश पिछड़ापन होता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन के माध्यम से उत्पादन के साधनों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए, सही तरीके से विदोहन किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो पिछड़ेपन की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी अल्प विकसित राष्ट्रों में सीमित साधन होते हैं, अपूर्ण ज्ञान होता है, निरक्षरता होती है, अज्ञानता होती है। ऐसे में पूंजीगत एवं तकनीकी के साधनों का अभाव होता है। और देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए इन साधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है, इसलिए देश पिछड़ा ही रह जाता है। दूसरी समस्या है आर्थिक कुचक्रों की समाप्ति। आर्थिक कुचक्रों की समाप्ति। अल्प विकसित देशों में जो लोगों की कार्यकुशलता होती है वो काफ़ी कम होती है, और कार्यकुशलता कम होने के कारण उत्पादन का जो स्तर होता है काफ़ी निम्न होता है या कम होता है। तो देश में निर्धनता व्याप्त होती है, देश में गरीबी होती है, जिससे आर्थिक कुचक्र जो है चलते रहते हैं, जिससे जो है आर्थिक कुचक्र चलते रहते हैं। पूंजी का निर्माण धीमी हो जाती है, या जो पूंजी की निर्माण की जो गति है वो कम हो जाती है। तो इन कुचक्रों को तोड़ने के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है।
जिससे देश के पिछड़ेपन और गरीबी की समस्याओं से निजात पाया जा सके, देश का विकास किया जा सके। इससे जो है पूंजी के निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। तो आर्थिक कुचक्रों की समाप्ति कर दी जाए तो देश का आर्थिक विकास संभव हो जाएगा। रोजगार समस्या का समाधान, तीसरा है रोजगार समस्या का समाधान। अब देखिए, किसी भी देश में विशेषकर पिछड़े और अल्प विकसित गरीब देशों में रोजगार की समस्या बनी रहती है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बेरोजगारी की दर काफ़ी अधिक है और ऐसी स्थिति में लोगों का पलायन दूसरे देशों की तरफ होता है, विशेषकर खाड़ी देशों की तरफ ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि देश में रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा किया जाए, ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए जाए तो देश का विकास किया जा सकता है। तो आर्थिक नियोजन के माध्यम से देश में अधिक से रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, सृजित किए जाते हैं, जिससे देश की गरीबी दूर की जा सकती है। पूंजी का अभाव, अल्प विकसित गरीब देशों में पूंजी की समस्या होती है, जिससे जो पूंजी निर्माण की जो दर होती है, पूंजी निर्माण की दर काफ़ी जो है कम होती है। पूंजी की समस्या अल्प विकसित गरीब देशों में होती है, जिससे पूंजी निर्माण की दर जो है काफ़ी कम होती है। देशों में प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, यानी पूंजी निर्माण की दर के कमी के कारण जो प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम होती है। तो पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण व्यक्ति का जो उपभोग का जो स्तर है वो भी कम होता है। उपभोग के स्तर से कम होने के कारण बचत भी जो है कम होता है और बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण की समस्या बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन ही ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है और इससे उपभोग और बचत का स्तर बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आर्थिक नियोजन किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपत्ति और साधनों का वितरण, चौथा है संपत्ति एवं पांचवा जो है संपत्ति एवं साधनों का वितरण। संपत्ति एवं साधनों का वितरण, साधनों का वितरण। अल्प विकसित देशों में संपत्ति और साधनों का जो वितरण रहता है समान नहीं होता है। आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं साधनों का वितरण जो है समान होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास सही होता है। यानी कि अब विकसित देशों में संपत्ति एवं साधनों का जो वितरण होता है वो समान नहीं होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास में रुकावट होती है। तो आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, या आर्थिक नियोजन की वजह से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की वजह से या होने की वजह से संपत्ति एवं साधनों का वितरण जो है समान होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक संरचना का विकास,
आर्थिक संरचना का विकास। आर्थिक संरचना का विकास। आर्थिक संरचना का विकास यानी कि एक देश का सर्वांगीण विकास तब होता है जब देश में अन्य सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन आदि साधनों का सही तरीके से विकास होता है। तो जो पिछड़े देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, आर्थिक विकास की जो संरचना होती है उसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन या बैंकिंग, बीमा आदि साधनों का सही विकास नहीं होता है, इसलिए वो देश गरीब होता है। लेकिन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के वजह से या आर्थिक नियोजन की वजह से जो आर्थिक जो संरचना होती है उसका काफ़ी विकास होता है, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, यातायात की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, बीमा की समस्या हो, ऐसे साधनों का सर्वांगीण विकास होता है। धन्यवाद। अब कल हम लोग जो है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी और कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी और बाद की पंचवर्षीय योजनाएं कब थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ सामान्य लक्ष्य क्या थे। धन्यवाद।